एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में। खासकर से उन लोगों को जो भी नए हैं, जिनका परिवार राजनीति में रहा होता है, उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, जब ये लोग राजनीति में जाते हैं, तो इन्हें कुछ खास तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार लोग राजनीति को इसलिए छोड़ देते, राजनीति में जाने के बाद राजनीति से संन्यास लेते बाहर आ जाते हैं, उन्हें लगता है शायद उनके साथ ऐसा हो रहा है। जो कि मैं बताने की कोशिश करता हूं कौन कौन सी चुनौती आएंगी जिनका सामना करना है, और हर उस व्यक्ति के सामने आएंगी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले नहीं रहा है, क्योंकि आप पहली बार राजनीति में आने वाले। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, राजनीति सेवा करने का सबसे बढ़िया माध्यम है, यदि व्यक्ति सेवा ही करना चाहता है। और यदि पैसा कमाना चाहता है, मेवा चाहता है, तो मेवा के लिए भी राजनीति सबसे बढ़िया माध्यम है। और जो लोग मेवा के लिए राजनीति में हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नया व्यक्ति आए। और अफसोस की बात, ज्यादातर वर्तमान राजनेता इसीलिए हैं, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, पैसे के लिए, सत्ता के लिए। नशा जो होता है ना, दुनिया के सारे नशों में सबसे बड़ा नशा जो है, जितने नशे हैं ना, शराब का, ड्रग्स का, बाकी ये सब छोटे हैं, सत्ता का नशा उससे ज्यादा बड़ा होता है। और जिन्हें सत्ता का नशा चढ़ जाता है, वो कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फियर और फाउल, वो चुनाव जीतना चाहते हैं, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और वो नहीं चाहेंगे कोई भी नया व्यक्ति आए, जब तक वो खुद है। और जब वो नहीं है, या उन्हें लग रहा है उन्हें उनका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, तो वो अपने बेटे, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को ही देंगे, बाहर के किसी व्यक्ति को मौका नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सत्ता बनी रहनी चाहिए। सत्ता अगर हाथ से निकल गई, अगर परिवार में भी सत्ता चाचा जी के यहाँ चली गई, ताऊ जी के यहाँ चली गई, तो फिर सत्ता वहीं रह जाएगी, वापस नहीं आती। तो वो लोग जो पुराने लोग हैं, वो तो नहीं चाहेंगे नए लोग आए। तो सबसे पहली जो चुनौती आएगी, वो यही आएगी कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश लोग हैं, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए। उनके पास संसाधन भी है, उन्हें साम दाम दंड भेद सब करना आता है, उनके पास टीम है, उन्हें लोग जानते भी हैं, उनका कम या ज्यादा जनाधार भी है, वो किसी पार्टी या संगठन से जुड़े रहे या अपने स्तर पर रहे। और क्योंकि सत्ता पानी होती है, तो पैसा भी बांटते हैं, बांटते रहे होंगे, सत्ता में रहे हैं, तो उनका जड़ें भी मजबूत रही होंगी, जातिगत, धार्मिक, सारे समीकरण या तो वो अपनी फिर कर लेते होंगे, या उनकी फिर होंगे ही। उनसे कैसे मुकाबला किया जाए? तो सबसे पहली चुनौती उनसे मुकाबला करने की है। तो ये तो समस्या, समाधान क्या है? सबसे बढ़िया समाधान होता है, कुछ नया विकल्प दो, उनसे बेहतर कुछ करने की कोशिश करना। क्योंकि जो पुराने राजनेता है, उनमें एक ही कमी है, क्या? वो पुराने पैटर्न पर रहना चाहते हैं, वो पैटर्न नहीं बदलते हैं, वो काम करने का ढंग नहीं बदलते हैं। और जनता बदलती जा रही है, हर 5-10 वर्ष में नई जनरेशन आ जाते हैं, नए वोटर आ जाते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो हर 10 वर्ष में, हर 5 वर्ष में 10 करोड़ नए वोटर आ रहे हैं, हर 10 वर्ष में 20 करोड़ नए वोटर आ रहे हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हो रहा होगा, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में कुछ प्रतिशत नए वोटर आ जाएंगे। और ये नए लोग नया विकल्प ढूंढते हैं, नए अपनी सोच के, अपने विचार वाले लोग ढूंढते हैं। तो यदि आप कुछ नया कर पाए, कुछ नया विकल्प दे पाए, कुछ बेहतर कर पाए, तो शायद नए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। और चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले शुरुआत ही वहां से करनी है। जो पुराने राजनेता हैं, जो पुराने वोटर हैं, जो पुराने सपोर्टर हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हो, किसी संगठन, किसी व्यक्ति के हो, उन पर विश्वास ना करके, उन्हें साथ ना लेकर के नए लोगों को साथ लेना शुरू करिए। जो लोग अभी पॉलिटिकली हाशिए पर डाले गए हैं, जो लोग पॉलिटिकली उतने मेच्योर नहीं है, पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है, जो चाहते तो हैं बदलाव आए, लेकिन वो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, जो समस्याओं में रह रहे हैं, समस्याएं झेल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला, उनका समाधान करने वाला कोई नहीं है, उनको अपने साथ जोड़ना शुरू करिए। तो इससे होगा क्या? जब हम नए विचार लेकर के आएंगे, नए थॉट लेकर के आएंगे, बदलाव लेकर के आने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपके साथ जरूर आ जाएंगे। और जब तक वो कुछ लोग आपके साथ ना आ जाएं, तब तक ये नहीं शो करना कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं या आप पॉलिटिकली कुछ बदलाव करना चाहते हैं। आप किसी सोशल इश्यू को ले सकते हैं, लेकिन उसका पॉलिटिकल एंगल होना चाहिए। आपकी छवि समाज सेवा की नहीं बननी चाहिए, आपको पॉलिटिकल छवि बनानी है। वो सिखा दूंगा मैं कैसे बनानी है, लेकिन आप मुद्दे वैसे उठा सकते हैं जो पॉलिटिकल मुद्दे, तो वैसे तो हर चीज पॉलिटिकल होती है, मैं बार बार कहता हूं डेमोक्रेसी में नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं है, लेकिन जिसमें कम पॉलिटिक्स होती हो, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, व्यापार का मुद्दा हो गया, सफाई का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य का और मुद्दे हो गए, बच्चों का मुद्दा हो गया, माल न्यूट्रिशन का मुद्दा हो गया, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो गया, रोजगार का, स्वरोजगार का मुद्दा हो गया, छोटी छोटी समस्याएं हो गई। उन समस्याओं के इसके बारे में बात करना और समाधानों के बारे में बात करना, और जो समस्याओं को झेल रहे हैं या जूझ रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी समस्या सुनना शुरू करना, उनके समाधान करना। इससे आपको एक माइलेज मिलना शुरू होगा, एक आपको बेस बनना शुरू हो जाएगा।
और जब आपका एक बार बेस बन जाए तो क्या करना है, तो जो दूसरी बड़ी समस्या आएगी उसका समाधान करना है। दूसरी बड़ी चुनौती क्या आने वाली है, और आएगी ही आएगी, मानकर चलना। क्या? आपके ऊपर आरोप लगने शुरू होंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन होना शुरू हो जाएगा। महिला है तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, पुरुष है तो कम होगा। आरोप लग जाएंगे, बेईमान है, चोरी करता है, गलत करता है, लोगों को ठग रहा है, ठगी का काम करता है। आप जो व्यापार करते होंगे, जो आप नौकरी करते होंगे, उस पर आरोप लगाने शुरू कर देंगे। भले ही आपने कोई बेईमानी नहीं करी, आप सरकारी नौकरी में थे या प्राइवेट में थे या जो भी आप काम करते थे, उसमें आपने ईमानदारी से काम किया, अपना 100% दिया, और उनके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन वो इस तरह के आरोप लगाने लग जाएंगे कि ये तो रिश्वत लेता था, ये तो 2 नंबर का काम करता था, ये इसका तो व्यापार कुछ और है, दिखाता कुछ और है। इस तरह के आरोप आक्षेप लगने शुरू हो जाएंगे। ये चुनौती आएगी ही आएगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कब आएगी, लेकिन ये आएगी। आपके विरोधी हर हद तक, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता का उनको नशा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया व्यक्ति आए, कोई उनको रिप्लेस करे। वो आपको, क्रेडिबिलिटी को खत्म करेंगे। और राजनीति में तो ये बड़ा ही फेमस कहावत है, चाइना चाइना की कहावत है वैसे, लेकिन बड़ी फेमस है। क्या? फर्स्ट डिफेम देन किल। पहले बदनाम करो और फिर मार डालो। तो बदनाम करने की कोशिश करेंगे हर हद तक, और हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को प्लान कर दें जो ये बोलने को तैयार हो जाए उनके कहने पर, नेताओं के कहने पर, कि हमारे साथ गड़बड़ की गई है, हमारे पैसे छीने गए, हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, हमें गलत बोला गया, हमें गलत चीज दे दी गई है, हमारा इसका प्रोडक्ट कुछ बता के कुछ और दे दिया गया, हमसे रिश्वत मांगी गई। और वो तो केस चलेगा तब साबित होगा, लेकिन तब तक आपकी छवि को डेंट करने की कोशिश करेंगे। और राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है, छवि पर आक्षेप लगेगा ही लगेगा। तो जितना ज्यादा जल्दी हो सके अपना जनाधार बना करके अपने लोगों के बीच में अपनी छवि को स्थापित कर लें जैसे आप एक्चुअल में हैं। और फिर जब आपको झूठे आरोप लगे तो किस तरह से उन आरोपों का मुकाबला करना है वो आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन ये चुनौती आएगी, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। आपको अपने पास एक लीगल टीम तैयार करनी पड़ेगी जो ऐसी छोटी छोटी चुनौतियों का सामना कर सके, जो उनको 2-4 बार नोटिस भेज देंगे तो सुधर जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति छोड़ने वाला नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत अगर आरोप लग रहा है, चर्चा में आपको बना करके रखते हैं वो लोग, तो करने दीजिए। वो भी नहीं रखेंगे, वो तब तक आपको चर्चा में नहीं लाएंगे जब तक उन्हें यह ना लग जाए कि आप उनकी कुर्सी ले सकते हैं, कुर्सी छीन सकते हैं, या आपके कारण उन्हें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब तक वो नहीं कर रहे तब तक ठीक है, लेकिन ये होगा, ये चुनौती आएगी, इस चुनौती का आपको सामना करना पड़ेगा। और बदनाम क्यों करेंगे? क्योंकि बिना बदनाम करे अगर आपको मारा गया, बिना बदनाम करे अगर आपके साथ कुछ गलत किया गया, बिना बदनाम करे आपको रिप्लेस करने की कोशिश की गई, आपको हटाने की कोशिश की गई, तो लोगों की सिंपैथी आपके साथ जुड़ जाएगी कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, और इसको इसको हटा दिया गया, इसको नुकसान कर दिया गया, तो बदनाम किया जाएगा। जिस स्तर पर आप काम करेंगे उस स्तर पर बदनाम किया जाएगा। मान लीजिए आप विधानसभा स्तर पर काम करें तो वहां बदनामी होगी। फिर अगर आप लोकसभा स्तर पर काम करने लगते हैं तो बदनाम लोकसभा स्तर पर किया जाएगा। अगर आप प्रदेश स्तर पर काम करने लगते हैं तो प्रदेश स्तर पर बदनाम करेंगे आपको। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं तो आपकी राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब की जाएगी। ऐसे दिखाया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, उसके लिए भी तरीके हैं, बता दूंगा कभी। अभी तो मैं चुनौतियों के बारे में बात कर रहा हूं, चुनौतियों का सामना कैसे करना है। लीगल टीम रखिए, लीगल टीम को कब किस चुनौती का जवाब देना है, कब कौन सी चुनौती को स्वीकार कर लेना है, कब किस पर चुप हो जाना है, वो आपको सिखा देंगे। कुछ जगह पर रणनीतिक रूप से आपको सरेंडर भी करना पड़ेगा, रणनीतिक रूप से कुछ लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी, लेकिन ये चुनौती आएगी। तीसरी बड़ी चुनौती, और उन्हीं लोगों के साथ जो नए हैं राजनीति में, उन्हें कदम कदम पर नई रणनीतियां चाहिए होंगी। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग, जो मैंने कहा ना, राजनीति में आने के बाद राजनीति छोड़ देते हैं, राजनीति से ये कहकर निकल जाते हैं राजनीति तो खराब है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अपने मोहल्ले में, अपनी जान पहचान में, अपनी रिश्तेदारी में, ये बोलते हुए राजनीति खराब है, हमने तो राजनीति कर करके छोड़ दी। क्यों छोड़ी भाई? करते रहते, इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो राजनीति की रणनीतियां बना नहीं पाए, समझ नहीं पाए उन रणनीतियों के बारे में। उनके पास कोई सही सलाहकार, कोई सही गाइड, कोई सही मेंटर, कोई गॉडफादर नहीं था। ये एक बड़ी चुनौती है उन लोगों के सामने जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। उन्हें पता ही नहीं होता हर वर्तमान सांसद विधायक का कोई ना कोई सलाहकार, कोई ना कोई गॉडफादर, कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई मेंटर होता है, और वो कभी नहीं बताते वो किससे सलाह ले रहे। मैं बहुत सारे एमपी एमएलए के लिए एडवाइजरी में रहा हूं, और लगातार उनके लिए काम करता हूं, बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोगों के लिए काम करता हूं, लेकिन ना मैं कभी बताता मैं किसके लिए काम कर रहा हूं और ना वो कभी बताते। मुझे एक बार एक मुख्यमंत्री के साथ देख लिया गया था, तो किसी ने कहा आप तो उनकी एडवाइजरी में, आपने कभी बताया नहीं। मैंने कहा जो एडवाइजरी में होते हैं वो बताते नहीं है, और जो बताते हैं इसका मतलब वो एडवाइजरी की टीम में, मेन टीम में नहीं होंगे, क्योंकि कोई नेता कभी नहीं चाहता कि उसके जो छुपी हुई चीजें हैं,
जो पर्दे के पीछे की चीजें वो एक्सपोज हो, और रणनीतिकार कौन है, एडवाइजर कौन है, गॉडफादर कौन है, सलाह किससे ले रहे हैं, ये नहीं बताया जाता। और आपको भी नहीं बताना, आपको बोलना नहीं किसी को कि मैं इससे सलाह ले रहा हूं, मैं इसकी बात मान रहा हूं, मैं इसकी वीडियो सुन रहा हूं, मैं यहां से ट्रेनिंग ले रहा हूं, नहीं, कुछ नहीं बताना। और कोई पूछ भी ले कि आप कहां से सीख रहे हैं, कौन है आपका गॉडफादर, तो जैसे परिपक्व राजनेता जवाब देते, नहीं नहीं मैं तो अनुभव से सीख रहा हूं, मैं तो ग्राउंड पे काम करता हूं, जो जनता आ जाती है, कुछ अनुभवी लोग हैं उनके साथ बैठ जाता हूं, अपना अनुभव साझा करते हैं, उनसे मैं सीख लेता हूं, बस। नहीं बताना आपका कौन गॉडफादर है, कौन गाइड है, कौन मेंटर है, कौन है जो आपको सलाह दे रहा है, किससे आप सलाह ले रहे हैं, आपकी रणनीति कौन बना रहा है, नई नई रणनीति आपके पास कहां से आ रही है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती है। कोई एक किसी को भी बनाइए, अपनी पार्टी संगठन में ढूंढ लीजिए, बाहर ढूंढ लीजिए, पेड लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग फ्री में काम करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो वाकई सही सलाह दे सकते हो, जो सही सलाहकार रणनीतिकार रहे हो, जिनकी सलाह में वजन हो, जिनकी बात मानी जा सकती हो। और सलाह नहीं एक बार ले ली और बात खत्म हो गई, लगातार हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपको आगे बढ़ने में वो सलाह मदद कर रही हो, आप आगे बढ़ रहे हो, जब तक आगे बढ़ते रहे तब तक सलाह लेते रहिए। जब आपको लगे कि आप यहां से आगे इस व्यक्ति की सलाह से नहीं बढ़ पा रहे, तो अब आपको अपना सलाहकार भी चेंज करना पड़ेगा, अपना एडवाइजर, अपना गॉडफादर, अपना जो मेंटर है उसको बदलना पड़ेगा, वरना एक स्टेज के बाद आप अगर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसी से सलाह देते रहेंगे तो वहीं रुके रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो विधायक थे, विधायक है और विधायक पे टिके हुए हैं। बहुत सारे लोग सांसद थे, सांसद है, सांसद पे टिके हुए हैं, मंत्री नहीं बन पा रहे। 4 बार 5 बार विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि सही सलाहकार नहीं मिल पा रहा, सही गाइड नहीं मिल पा रहा, जो गाइड है वो रास्ते बता नहीं पा रहा। तो हर कदम पर ये तीसरी चुनौती आएगी कि हर कदम पर नई रणनीतियां चाहिए, नए मार्ग चाहिए, नए मार्गदर्शक चाहिए, और उन चुनौतियों का जो उस कदम पर आ रही होंगी, उस स्तर पर आ रही होंगी, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करेंगे, शुरुआत में अलग तरह की चुनौतियां होंगी, जब थोड़े फेमस हो जाएंगे तो चुनौतियों का स्तर अलग हो जाएगा, जब आपके विरोधी कुछ ज्यादा हो जाएंगे तो आपका चुनौतियों का स्तर अलग हो जाएगा, जब आपके साथ जनता जुड़ जाएगी तब अलग तरह की चुनौतियां आएंगी, और हर स्तर पर अलग अलग रणनीतियां चाहिए होंगी। वो रणनीतिकार अगर सही नहीं मिला तो फिर वो आपको वहां सफलता नहीं मिल पाएगी, और आप चाह कर भी, प्रयास करके भी आप जहां हैं वहीं रहेंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कई नए लोग हो सकता है आपको रिप्लेस कर दें, या हो सकता है पुराना वाला व्यक्ति ही आप उसे हरा ना पाए, वो सफल हो जाए। इसके अलावा एक और चौथी चुनौती भी आती है। वो चुनौती भी अक्सर उन्हीं के साथ आती है जो नए लोग होते हैं, उन्हें संसाधनों की कमी फील होने लगती है, या उन्हें पता ही नहीं होता कितने संसाधन चाहिए। खासकर से वो लोग जो, जैसे मैंने कहा, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, जो राजनीति के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, उन्हें क्या लगता है इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट है, मैं उससे तो कम पैसे में चुनाव लड़ लूंगा, मैं तो प्रचार ऐसे कर लूंगा, मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर लूंगा, मुझे ज्यादा पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। जब फील्ड में उतरते हुए पता चलता है एक्चुअल में कितने संसाधन चाहिए। कहते हैं ना, युद्ध के बारे में पढ़ना और एक्चुअल में युद्ध में उतरना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है साहब। है, हम पढ़ते ना युद्ध, इतनी सेनाएं, इतने इधर आए, इतने इधर आए, युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त हुआ, ये पक्ष जीत गया, ये पक्ष हार गया। लेकिन इस हार जीत के बीच में क्या क्या हुआ, इस पक्ष में इतने लोग थे तो वो लोग कैसे इकट्ठा किए गए, उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे की गई, कैसे वो लोग उसके साथ युद्ध लड़ने के तैयार हो गए, उसने अपनी सेना का निर्माण कैसे किया, ये डिटेल का काम है, ये कोई नहीं बताता। ये जब आप युद्ध में उतरेंगे तब पता चलेगा। और इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी कहा, और मैं भी मानता हूं, राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। जब आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि राजनीति और युद्ध में क्या अंतर है, उनका ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। बस इतना ही अंतर है कि खून नहीं बहेगा। और हमारे तो यूपी, बिहार में, बंगाल में आप देखते हैं राजनीति में कई बार खून भी बह जाता है। तो मुश्किल है, ये चुनौतियां, इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मैंने फिर भी मोटे मोटे तौर पर नए लोगों को राजनीति में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं वो बताने की कोशिश की, ताकि जब आपके सामने इनमें से कोई चुनौती आए तो आप ये ना सोचे केवल आपके साथ आ रही है, हर उस व्यक्ति को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो नया है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, कोई और सवाल हो आपके मन में, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरी टीम जरूर जवाब देगी। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, उस फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरी टीम आपको मुझसे कनेक्ट कर रही है, डायरेक्ट बात करिए। मिलने आना चाहे तो मिलने भी आ सकते हैं, फोन पे बात करना चाहे फोन पे कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिएगा यहाँ सबसे साथ ज्वाइन बटन है ना, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, यूट्यूब से ट्रेनिंग ले लीजिए आप, नहीं तो हमारी वेबसाइट है, वहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएंगी, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।